Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to the Officer Adda 24/7. First of all, निकिता मैम की तरफ से और पूरे अड्डा टीम की तरफ से आप सब लोगों को ऑल दी बेस्ट। ये आप लोगों का एक आखिरी रिवीजन है जहाँ पे सारे मॉड्यूल को मैं एक क्विक रिवाइज कराऊंगी। तो बस शांति से सुनते रहिए जो भी आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज कराए जा रहे हैं। और हाँ, जो आपने पढ़ा है अपने ऊपर भरोसा रखिएगा और ये पेपर आपका बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक होगा। आप लोग के BRBL सब्जेक्ट में बेसिकली 4 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। 4 मॉड्यूल्स में अगर जो इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है जो कि आप लोग के सबसे ज़्यादा वेटेज आपका कवर करता है, दैट इज़ मॉड्यूल C एंड मॉड्यूल D, जो कि आप लोग का 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका CD से आता है और इसमें आप लोगों के 30% वेटेज आप लोगों का A और B से रहता है। इज दैट ओके? नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मॉड्यूल D। सबसे पहला एक्ट आप लोगों का है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऐसे टर्म्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे पूरे सेक्शंस पे अप्लाई होंगे, तभी इसको जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है। तो यहाँ पे बस एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आप लोग को अच्छे से समझना है। जब ऑफर एक्सेप्ट होता है दैट इज इक्वल टू प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन हम लोग ऐड करते हैं ये बनता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में जब लॉ इन्फोर्स किया जाता है दैट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन को याद करिएगा, ये सारे टर्म्स के चैप्टर जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में गिवन है। और स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग का बेसिकली स्पेशल, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के रूल्स रेगुलेशंस है वो सिर्फ बेलमेंट पे ही अप्लाई होंगे, प्लेज वाले प्लेज पे ही अप्लाई होंगे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे। तो जो फॉर्मूला है उसी को पूरा मैंने यहाँ पे विस्तार से समझाने का कोशिश किया है। और स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग के 5 टर्म्स हैं जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे समझेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से 2 एक्ट आप लोगों का रिमूव किया गया है, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और दूसरा आप लोग का है सोगा एक्ट। ये दोनों एक्ट भी आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपका 1872 का है, पार्टनरशिप आप लोग का 1932 का है और सोगा आप लोग का 1930 का है, ठीक है। चलिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्लास, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं असेंशियल पॉइंट्स आप लोग के क्या क्या हैं। भाई, कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी, मिनिमम 2 पार्टी का होना ज़रूरी है। एक पार्टी ऑफरर जो ऑफर करता है और जिसने ऑफर को एक्सेप्ट किया है उसे हम ऑफरी बोलते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, अदरवाइज जो सोशल होते हैं उसका कोई वजूद नहीं होता है, वो आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट में लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करना ज़रूरी है। सर्टेनिटी मतलब एक क्लियरिटी होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप लोग का पॉसिबल भी होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट से पहले आप लोग का एग्रीमेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज फ्री कंसर्न के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, यानी कि डर के कारण, दबाव के कारण कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, जैसे +18, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। तो जो आप लोग का गिव एंड टेक होता है कॉन्ट्रैक्ट में वो आप लोग का लॉफुल होना चाहिए। देन कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का वॉइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टर्म है। उसके बाद क्लास आप लोगों ने यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ लिया, एक होता है वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है, वॉइड एग्रीमेंट इज़ बेसिकली जहाँ पे शुरुआत से जो आप लोग का एग्रीमेंट होता है वो ज़ीरो होता है। जैसे अगर कोई माइनर, अगर कोई ड्रंकन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो आप लोगों का वॉइड एब इनिशियो होगा, दैट इज़ वॉइड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया और एक कॉन्सेप्ट आप लोग का आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जहाँ पे एक पार्टी के पास राइट होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का। जैसे निकिता मैम ने फ्रॉडली
हनुमान सर को क्या किया, बोला कि मेरे पास 2 घर है, मैं बेचना चाहती हूँ। एक्चुअल में मेरा एक ही घर था, मैंने दोनों घर बेच के पैसा ले लिया, मैंने फ्रॉड किया। जब हनुमान सर को मालूम चला, उन्होंने केस फाइल किया। तो मतलब हनुमान सर के पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट को केस को फाइल करने का। दिस इज कॉल्ड voidable contract. So voidable contract में on the one party have a right to breach the contract. ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ पे essential points of valid contract है, that is very much important. उसके बाद क्लास यहाँ पे आप देख सकते हैं essential points of स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, सेक्शन 124। वन की वर्ड टू अंडरस्टैंड, दैट इज लॉस। तो जितने भी आप लोग के इंश्योरेंस के एग्जाम्पल है, सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाता है। तो आप लोग का इंडेमनिफायर जो कंपनी होता है, इंश्योरेंस कंपनी, और जिसका प्रोटेक्शन ऑफ लॉस हो रहा है आपका इंडेमनिटी होल्डर। सब सपोज अगर निकिता मैम ने गाड़ी लिया है, इंश्योरेंस लिया है गाड़ी का, तो निकिता मैम इज इंडेमनिटी होल्डर और कंपनी क्या कहलाएगा, इंडेमनिफायर कहलाएगा। इंडेमनिटी में कभी भी लाइफ इंश्योरेंस आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आएगा। ठीक है, देन ओके, सेक्शन 125 भी इसमें याद करिएगा, दैट्स टॉक अबाउट द राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बेसिकली क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर एंड श्योरिटी। तो श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे पैसा देता है, जब पैसा दे देता है तो अपना पैसा दोबारा इससे मांगता है। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी गारंटी देता है क्रेडिटर को। ठीक है, तो ये आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, सेक्शन 126। इसमें एक और सेक्शन याद करिएगा, सेक्शन 129, दैट्स टॉक अबाउट द कंटिन्यूइंग गारंटी। ठीक है, उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट टर्म है बेलमेंट। तो बेलमेंट आप लोग का सेक्शन 148 है। सो इन बेलमेंट क्लास बेसिकली जैसे निकिता मैम ने ज्वेलरी को बैंक में सेफ्टी पर्पस के लिए दिया, तो निकिता मैम इज बेलर, बैंक इज बेली। तो बेलमेंट दैट इज सेक्शन 148। तो निकिता मैम ने ज्वेलरी दिया, बेलर, और बैंक क्या कहलाएगा, बेली कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज सेक्शन 172, जहाँ पे हम लोन लेते हैं और इसके बदले में मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लेज। और एजेंसी सेक्शन 182। सो एजेंसी में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन देखने को मिलता है। सो एजेंट हमेशा प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करेगा। So this is called, so the contractual relationship between the agent and principal is called contract of agency. तो ये आप लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे सेगमेंट फिनिश। अब आप लोग का है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो सेक्शन 4 आप लोग का पार्टनरशिप का डेफिनेशन बताता है। सो पार्टनरशिप इज बेसिकली जहाँ पे 2 या 2 से अधिक पर्सन म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा बिजनेस करते हैं, लॉफुल बिजनेस करते हैं, और अगर कोई भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई भी लॉस होगा वो सारे पार्टनर्स बियर करेंगे। दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एट विल, जिसमें कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए पार्टनरशिप फर्म बना है, और फिक्स मतलब फिक्स टाइम है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, टाइम कंप्लीट, आपका पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन का, सो फॉर पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल फॉर द पार्टनर्स टू बी रजिस्टर्ड और नॉट। ओके, माइनर एज अ पार्टनर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो माइनर में अगर एक्स पर्सन, यहाँ पे आप लोग का माइनर है, माइनर अगर मेजर हो जाता है तो इसके पास 6 मंथ का टाइम पीरियड है अपने आप को पब्लिक नोटिस के द्वारा डिक्लेयर करने का, वेदर ही वांट टू बिकम अ पार्टनर, वेदर ही डोंट वांट टू बिकम अ पार्टनर। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर वो अपने आप को पार्टनर डिक्लेयर नहीं करता तो उसकी लायबिलिटी उसी दिन से समाप्त हो जाती है। अगर वो अपने आप को पार्टनर डिक्लेयर करता है तो उसकी जो लायबिलिटी है वो जब से वो माइनर बना तब से उसकी लायबिलिटी स्टार्ट होगी। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आप लोग का फर्म का डिसोल्यूशन कोर्ट के हेल्प के द्वारा भी होता है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट भी होता है। मिनिमम आपके 2 पार्टनर्स हैं, मैक्सिमम 50 हैं, अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल 2014 आपके 50 मैक्सिमम है। और अगर आपका कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत पूछा जाए तो आप लोग के 100 मैक्सिमम है। तो आप लोग यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लास आप लोग का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट एंड विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट आपका पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, डिसॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात करूं, एक्टिव पार्टनर जो किसी भी पार्टनरशिप के बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है।
स्लीपिंग पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर जो सिर्फ अपना नाम देता है पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनर्स बाय एस्टोपल तो जो आप लोग का होल्डिंग आउट पार्टनर होता है उसको हम पार्टनर बाय एस्टोपल भी बोलते हैं, पार्टनर इन प्रॉफिट जो सिर्फ प्रॉफिट लेगा, और माइनर पार्टनर अभी हमने डिस्कस किया। तो पार्टनर बाय एस्टोपल का मतलब क्या होता है, सपोज 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर ने थर्ड पार्टी के सामने सपोज निकिता मैम को प्रेजेंट किया कि शी इज़ ऑल्सो अवर पार्टनर, बट एक्चुअल में निकिता मैम पार्टनर नहीं थी। तो अब भाई क्या होगा, जो हमारे रियल पार्टनर ने थर्ड पार्टी के सामने बोला है वो अपने बात से मुकर नहीं सकता। सो इन दैट केस अगर कोई भी लॉस प्रॉफिट होता है, निकिता मैम विल बी ऑल्सो लायबल। सो दिस इज कॉल्ड पार्टनर बाय एस्टोपल। तो एस्टोपल का मतलब होता है प्राण जाए बट वचन न जाए, मतलब जो आपने कमिटमेंट किया है यू हैव टू स्टिक विथ योर कमिटमेंट। ठीक है, तो ये आप लोग का पार्टनरशिप में है। उसके बाद क्लास यहाँ पे देख सकते हैं सेल। सो सोगा एक्ट में सेल और एग्रीमेंट टू सेल है, तो ये आप लोग का प्रेजेंट सेल कहलाता है और ये आप लोग का फ्यूचर सेल कहलाता है। प्रेजेंट सेल में आपका ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाता है और बायर आपका पैसा दे देता है, और एग्रीमेंट टू सेल में आप लोग का फ्यूचर सेल होता है। कंडीशन आप लोग का क्या है, कंडीशन इज बेसिकली द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मेन पर्पस का मतलब है कि अगर मैंने जो सामान मांगा है, सामान एज इट इज़ वैसा नहीं निकला, सपोज मैंने बॉटल मांगा था गर्म पानी स्टोर कर सके, लेकिन बॉटल ब्लास्ट हो गया, बर्स्ट हो गया, इन दैट केस भाई पानी क्या हो गया, बॉटल उसका बर्स्ट हो गया। सो इन दैट केस कंडीशन इज बेसिकली जहाँ पे वी कैन से दैट हम रिफंड मांग सकते हैं और एज इट इज़ नया मांग सकते हैं। वारंटी क्या होता है, वारंटी इज बेसिकली कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कोलेटरल का मतलब क्या होता है, जैसे सामान का रिप्लेसमेंट होगा, एज इट इज नया सामान नहीं मिलेगा, तो ये आप लोग का वारंटी है। ठीक है, उसके बाद क्लास आप लोग का अनपेड सेलर है। तो अनपेड सेलर जिसको अभी पूरा पैसा नहीं मिला, तो गुड्स के अगेंस्ट क्या होता है और बायर के अगेंस्ट राइट क्या होता है। तो गुड्स के अगेंस्ट सामान को रोकने का अधिकार है, सामान जा रहा है तो उसे रोक सकता है और सामान को दोबारा से सेल कर सकता है। ठीक है, और बायर के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है, प्राइस के लिए केस फाइल कर सकता है, कंपनसेशन के लिए केस फाइल कर सकता है, एंड सूट फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए भी केस फाइल कर सकता है जितना डिले होगा। तो सेक्शंस यहाँ के इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो मैंने आप लोग को टॉपिक समझाया है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसके बाद क्लास अगर कंपनी की बात करें तो भाई कंपनी के फीचर्स के अंतर्गत जो कंपनी है दैट इज़ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी का अलग से लीगल एग्जिस्टेंस होता है और कंपनी के मेंबर्स का अलग से लीगल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, देन अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में नाम के पीछे लिमिटेड होना ज़रूरी है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आप लोग का लिखना ज़रूरी है। ओके, टाइप्स ऑफ कंपनी में स्टेचुरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ये सब चीज़ का हम लोगों ने डिस्कशन यहाँ पे कर रखा है। कॉर्पोरेट वील का मतलब क्या होता है कि दैट कंपनी हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड द मेंबर हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट वील। Memorandum of association is basically that's talk about the important document or article of association that's talk about the internal rules and regulation। तो कंपनी के जो important documents हैं उसको क्या बोलेंगे, MOA and AOA। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड द पावर, आप कोई भी काम नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जो भी कंपनी ने मेमोरेंडम आर्टिकल दे दिया आपको, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा दैट डजेंट मैटर, ऐसा माना जाएगा कि आपने पढ़ रखा है। और इंडोर मैनेजमेंट का मतलब होता है अगर कंपनी डॉक्यूमेंट्स देने के बाद उस डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज करती है तो कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उस चेंज के बारे में भी अवेयर करना, नहीं अवेयर किया कंपनी इज लायबल। सो दिस इज कॉल्ड इंडोर मैनेजमेंट। प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रोस्पेक्टस इज द ब्रोशर ऑफ द कंपनी। सो किसी भी कंपनी के प्रोस्पेक्टस में आप लोगों का स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे लिखे रहते हैं। डायरेक्टर्स, भाई अगर बात की जाए प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, सो प्राइवेट में मिनिमम 2 मैक्सिमम 15 डायरेक्टर, पब्लिक में 3 मैक्सिमम 15 डायरेक्टर, 1 पर्सन में 1 मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। तो आप लोग यहाँ पे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को यहाँ पे याद कर सकते हैं।
अगर मेंबर्स के राइट्स की बात करें तो स्टेचुरी राइट जो कि एक्ट में गिवन है आप लोग का, ठीक है, कंपनी एक्ट में। डॉक्यूमेंट्री राइट जो कि आप लोग का MOA और AOA में गिवन है। और लीगल राइट का मतलब होता है बेसिक राइट, ठीक है। वाइंडिंग अप में आप लोग का जो कंपनी है NCLT के द्वारा भी क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, और वॉलेंटली भी हम डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो ये आप लोग का कंपनी का फीचर्स है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्लास प्राइवेट कंपनी में देख सकते हैं जो मेंबर्स हैं मिनिमम आपके 2 हैं, मैक्सिमम 200 है। डायरेक्ट है मिनिमम 2, मैक्सिमम 15। पब्लिक कंपनी में मिनिमम आपके 7 मेंबर्स, मैक्सिमम अनलिमिटेड। डायरेक्टर मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1, मैक्सिमम 1, और मिनिमम 1, मैक्सिमम 15। ये आप लोग का 1 पर्सन कंपनी है। तो यहाँ पे मेंबर्स प्लस आप लोग के डायरेक्टर्स मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। उसके बाद क्लास RTI, सो राइट टू इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी से, दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन किसी प्राइवेट कंपनी से नहीं बल्कि हम पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से मांग सकते हैं, जो कि पब्लिक अथॉरिटी की तरह अपॉइंट होता है। हमेशा राइटिंग में ही RTI फाइल किया जाएगा और 10 रुपये इसका मिनिमम चार्ज होता है। 30 दिन में रिप्लाई आ जाना चाहिए जहां भी हम RTI फाइल करते हैं, और 48 आवर रिप्लाई तब का है जब किसी इंसान को इलीगली डिटेन किया गया है, राइट टू लाइफ इसका वोलेट है, उस समय 48 आवर में रिप्लाई आपका आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। उसके बाद आपको क्लास फर्स्ट क्या है आप लोग देख सकते हैं। मान लीजिए मुकेश सर को यहाँ पे, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, मुकेश सर को सपोज 30 दिन में रिप्लाई आया, ही इज नॉट सेटिस्फाई। मुकेश सर को रिप्लाई आ गया बट ही इज नॉट सेटिस्फाई, सो मुकेश सर अपील कर सकते हैं सीनियर ऑफिसर ऑफ CPIO इन पब्लिक अथॉरिटी। और अगर इससे भी सेटिस्फाई नहीं है तो CIC में अपील करेंगे। कितने दिन में? 90 दिन में अपील करेंगे CIC में, और CIC को 30 दिन में मैटर को कंप्लीट करना है, अप टू 45 डेज, मतलब मैक्सिमम CIC को 45 डेज मिलेगा मैटर को सॉल्व करने का। और पेनल्टी 250 रुपये पर डे, अप टू 25,000 रुपये पर डे, ठीक है। ये आप लोगों का क्या है यहाँ पे, दिस इज अपील। उसके बाद क्लास ये आप लोग का TP एक्ट में मोर्गेज है। मोर्गेज आप देख सकते हो, सिंपल मोर्गेज, ठीक है, सेक्शन 58B, कंडीशनल मोर्गेज C, याद करने का ट्रिक, यूजरफ्रक्टरी D, इंग्लिश मोर्गेज E, इक्विटेबल F, एनामोलस G। सिंपल मोर्गेज में जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका डिलीवरी नहीं होता, और अगर मोर्गेजर पैसा नहीं पे कर पाया तो हम कोर्ट के हेल्प के द्वारा प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशनल मोर्गेज में जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें लिखा रहेगा कि मोर्गेज डीड विल बी कन्वर्ट इनटू सेल डीड, अगर पूरे पैसे नहीं पे किए मोर्गेजर ने। यूजरफ्रक्टरी में अगर पैसे नहीं पे कर पाया तो मोर्गेजी रेंट और प्रॉफिट ले सकता है, ठीक है। देन इंग्लिश मोर्गेज में रीट्रांसफर, ठीक है, इंग्लिश मोर्गेज में सर्टेन डेट होता है और ओनरशिप आप लोग का एब्सोल्युटली ट्रांसफर होता है मोर्गेजी को। देन इक्विटेबल मोर्गेज को मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड भी कहा जाता है। ये एक ऐसा मोर्गेज है जहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद एनामोलस मोर्गेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोर्गेज को एनामोलस मोर्गेज कहा जाता है, सी, ठीक है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and more टाइप्स ऑफ मोर्गेज इज कॉल्ड एनामोलस मोर्गेज, ठीक है। IT एक्ट में यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इस आपके कमीशन से IT एक्ट का रेफरेंस लिया गया है। और इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो IT एक्ट में इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के पास राइट है इन्वेस्टिगेशन करने का। इस एक्ट के आने से किस किस एक्ट में चेंज हुआ? IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 4 एक्ट में चेंज हुआ आपके IT एक्ट के आने से, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आप लोग का प्राइवेट की क्या करता है? क्रिएट द सिग्नेचर एंड पब्लिक की वेरीफाई द सिग्नेचर। देखिए ध्यान से, अपील में क्लास हम लोग सपोज वी आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे नॉट बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट हु शैल एजुकेट। तो उस मैटर को सॉल्व कौन करेगा? डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट विल एजुकेट। अगर हम इसके भी डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो हम अपील करेंगे कहाँ पे? एपेलेंट ट्राइब्यूनल में।
45 दिन के अंदर। और एपेलेंट ट्राइब्यूनल कौन होता है? बिकॉज एपेलेंट ट्राइब्यूनल को 6 मंथ में मैटर को सॉल्व करना पड़ता है, तो एपेलेंट ट्राइब्यूनल आप लोगों का बेसिकली टेलीकॉम रेगुलेटरी साइबर एपेलेंट ट्राइब्यूनल है। तो एपेलेंट ट्राइब्यूनल का यहाँ पे आप लोग नाम प्लीज याद रखिएगा। उसके बाद एलएलपी क्या है क्लास? एलएलपी आप लोगों का बॉडी कॉर्पोरेट है, जस्ट लाइक अ कंपनी। एलएलपी ऑल्सो हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनर्स का अलग लीगल एंटिटी होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? अगर एलएलपी में पार्टनर्स चले भी गए तो इससे पार्टनरशिप में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एलएलपी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। म्यूचुअल एजेंसी जो एलएलपी है, मान लीजिए एलएलपी में आप लोग के 1 2 3 4 अगर 4 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर गलती करता है तो एलएलपी विल बी लायबल, नॉट अदर पार्टनर्स आर लायबल, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी आप लोग का क्रिएट नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद एलएलपी एग्रीमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ व्हाट? एलएलपी। ठीक है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इज बेसिकली जो एलएलपी है, इट इज जस्ट लाइक अ कंपनी, तो उसका एग्जिस्टेंस है कोर्ट के सामने। कॉमन सील यहाँ भी 2015 के बाद ऑप्शनल हो गया है, उससे पहले कंपल्सरी था। मेंबर्स का जो पार्टनर्स है उनका जो लायबिलिटी है लिमिटेड होता है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस आप लोग के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स करेंगे। ठीक है। मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम आपका अनलिमिटेड है, और मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर आप लोगों के 2 होने चाहिए। देखिए ध्यान से। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एलएलपी। इज दैट ओके क्लास? डन। नाउ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अगर मैटर आप लोग का देखो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो स्पेशल जज होते हैं वो अपॉइंट होते हैं आप लोगों के। ठीक है। जो भी हमारा क्रिमिनल कोर्ट में सेशन जजेस होते हैं, तो सेशन जजेस को ही क्या बनाया जाता है? आपका स्पेशल जज बनाया जाता है। तो अगर दिल्ली में मैटर है तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। अगर मेट्रोपॉलिटन एरियाज है तो मेट्रोपॉलिटन एरियाज बोले तो मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, तो आप लोग का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या करेगा? मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा। और इन दोनों को छोड़ के कहीं और आप लोग का मैटर है तो डीएसपी विल इन्वेस्टिगेट। और बैंक में अगर कोई करप्शन का मैटर है तो एसपी क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा। तो पुलिस का बेसिक काम क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करना। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। स्पेशल जज अपॉइंटेड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। सेशन जज आप लोगों के कौन बनते हैं? ठीक है। सेशन जज आप लोगों के स्पेशल जज बनेंगे, और 2 साल से 4 साल तक का टाइम लिमिट है इन विच दे हैव टू सॉल्व द मैटर। इन्वेस्टिगेशन शेल बी डन ओनली बाय द पुलिस, नॉट बिलो द रैंक ऑफ, जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है। ये आप लोग का यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला। देन हाई कोर्ट में हम लोग के पास राइट है अपील करने का और रिवाइज करने का। और पनिशमेंट मिनिमम 3 मैक्सिमम 7 साल का पनिशमेंट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। इज दैट ओके? तो ये आप लोग का यहाँ पे मॉड्यूल डी कंप्लीट। अब मॉड्यूल सी की बात करें तो मॉड्यूल सी में सबसे पहले लोक अदालत। कोर्ट के अलावा हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से अथॉरिटी हैं जहाँ पे हम जस्टिस की गुहार कर सकते हैं। तो लोक अदालत भी आप लोग का एक क्या है? एक क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी है। सो इसमें बेसिकली मैटर को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है और सेटलमेंट किया जाता है पार्टीज के बीच। जुरिस्डिक्शन की बात करें तो अगर कोई भी मैटर कोर्ट में पेंडिंग है तो पेंडिंग मैटर भी लोक अदालत में जा सकता है। अगर किसी एक पार्टी ने एप्लीकेशन फाइल किया है कोर्ट में तो भी मैटर जा सकता है लोक अदालत में। ठीक है। और किसी भी बंदे ने एप्लीकेशन फाइल किया है किसी अथॉरिटी में तो भी आप लोग का मैटर जा सकता है लोक अदालत में। अप टू 20 लाख के मैटर लोक अदालत विल सॉल्व। जो भी जस्टिस मिलेगा लोक अदालत में, जस्टिस को बोला जाता है अवार्ड, तो वो अवार्ड क्या होगा? सारे पार्टीज में आप लोगों का बाइंडिंग होगा। इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल दी पार्टी। ठीक है। और जो भी डिसीजन होगा, इस डिसीजन के अगेंस्ट में कोई अपील हम किसी भी कोर्ट में नहीं करेंगे। और लोक अदालत का जो पावर है इट इज सेम एज अ सिविल कोर्ट। पढ़िए ध्यान से, इट इज सेम एज अ सिविल कोर्ट। ठीक है। इट इज सेम एज अ सिविल कोर्ट। देखिए ध्यान से, ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। चालीसा, जिस तरह हनुमान चालीसा मिलने से शक्ति मिलती है ना,
पढ़ने से शक्ति मिलती है, उसी तरह आप लोगों के यहाँ भी जितने भी मॉड्यूल का मैं रिवीजन करा रही हूँ आप लोगों को भी शक्ति मिलेगी। इज दैट ओके? ठीक है, चलो जी, लोक अदालत आप लोग का यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्लास बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891। ये एक्ट आप लोग का बहुत पुराना है। जब भी कोर्ट का मैटर, जब भी बैंक का मैटर सपोज कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट में याद रखिएगा बैंक को कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश करने की जरूरत नहीं है, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट को पेश करेगा। तो यहाँ भी पहला लाइन लिखा है, जो सर्टिफाइड कॉपी होगा आप लोग के बैंकर्स बुक का, दैट विल बी द प्राइमा फेसी एविडेंस। तो प्राइमा फेसी का मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ इट, प्रथम दृष्टि है। जैसे कोर्ट के पास जब जाएगा रिकॉर्ड, ये बुक्स जाएंगे बैंकर के, तो पहली दृष्टि में देखते ही कोर्ट अंदाजा कर लेगा दिस इज द ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट। इज दैट ओके? किसी भी मैटर में अगर बैंक आप लोग का पार्टी नहीं है तो समझ लीजिएगा बैंक को, किसी भी बैंक के ऑफिसर को हम नहीं बुला सकते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मान लीजिए जो पर्सन है पार्टी में इन्वॉल्व है, उसको अगर बैंक बुक